हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हम लाइट चैप्टर फिनिश अप कर चुके हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर अप करेंगे क्योंकि आपके ही रिक्वेस्ट पर हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके टीच अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ह्यूमन आई पार्ट, उसके बाद हम दूसरा पार्ट लॉन्च करेंगे, दैट इज कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर को शुरू करते हैं हम। देखिए, ह्यूमन आई चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में, आईज के बारे में है। आपको इतना पता है कि आपको कोई भी चीज नजर कब आती है। देखिए, आपको कोई भी चीज नजर तब आती है जब एक लाइट के सोर्स से लाइट आकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस टकराने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आईज तक पहुंचती है, तब जाके आपको वो चीज नजर आती है। ठीक है, तो इसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, पर किसी भी चीज को देखने के लिए अगर हम किसी चीज को देखना चाह रहे हैं तो आईज भी तो इंपॉर्टेंट है ही ना। तो वो आई किस तरीके से काम करती है, एक आंख किस तरीके से अपना विजन का काम पूरा करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर आपको एक ह्यूमन आई, टिपिकल ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दे रखा है। यहां आपको डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। सबसे बाहर की जो लेयर आपको एक ट्रांसपेरेंसी लेयर नजर आ रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंसी लेयर है, बहुत ही पतली सी एक झिल्ली लेयर होती है, जिसका एक प्राइमरी काम होता है आपकी आई को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना। आपकी आंख में कोई धूल मिट्टी चली गई, ठीक है, तो आपकी आई डायरेक्ट डैमेज ना हो, तो वो थोड़ी सी एक लेयर है प्रोटेक्शन की, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि लाइट को भी तो एंटर करना है ना, और लाइट एंटर कर सकती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से। इसीलिए ये जो कॉर्निया होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। समझ में आया? इसके बाद आप देखते हैं एक ह्यूमर है, ठीक है, एक स्पेस है खाली, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये बेसिकली बल्ज बनाता है। ये जो आई वैसे मोस्टली तो गोल है, पर ये आगे से थोड़ी सी बाहर एक बल्ब की तरह निकला हुआ पार्ट है। ये इसी बल्ज को बनाता है ताकि जो आई लेंस की फिटिंग है वो अच्छे से हो सके और जो आई के अंदर रिफ्रैक्शन वगैरह का काम है वो हो सके। इससे होते हुए लाइट अंदर जाती है और अंदर आपको नेक्स्ट पार्ट मिलता है, दैट इज प्यूपिल एंड आइरिस। क्या मिलता है? प्यूपिल एंड आइरिस। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, प्यूपिल जो है ये खाली स्पेस है, ठीक है। किसके बीच का खाली स्पेस है? ये अपर्चर है बेसिकली, ठीक है। डेप्थ जैसे होती है, अपर्चर होता है मतलब डेप्थ, किसी चीज की गहराई। और ये किस चीज के बीच की गहराई है? ये है आइरिस के बीच की गहराई। देखिए, आपको आईज जब नजर आती हैं तो आप मेनली आई किसे बोलते हो? ये जो पुतली, काली सी पुतली आपको आईज में नजर आती है, ये जो कलरफुल पार्ट जो होता है आपकी आईज में, बाकी पूरी आई आपकी वाइट होती है, ये पार्ट जो है वो ब्लैक होता है या डार्क कलर का होता है, या कुछ कलर्स में, कुछ केसेस में कलरफुल भी होता है, जैसे ब्राउन आईज होती हैं, या आपने ग्रीन आईज देखी होंगी, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ऐश्वर्या राय की आंखें, या फिर एक और पर्सनैलिटी, या ऋतिक रोशन, ठीक है, उनकी आईज आप देखो, आप डार्क आईज नहीं है, उनकी आईज जो हैं वो थोड़ी सी कलरफुल आईज है, ठीक है। और जो मैं समझाना चाहता हूं ये आप उन्हीं की आईज में देखकर समझ सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि आइरिस कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। आइरिस जो है ये मस्कुलर पार्ट है और ये कलरफुल पार्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो आइरिस आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से क्या है, मान लो ये आइरिस है आपकी, ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, ये पहले इस तरीके से हैं और इसके बीच में ये जो खाली स्पेस है ये प्यूपिल है, और ये चारों तरफ से होती है ना, ये आंख की पुतली है अगर, ठीक है, सर्कुलर, तो ये चारों तरफ से ऐसे आपकी आइरिस है। तो अभी क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो बीच का स्पेस है ये बढ़ गया, और ये बीच का स्पेस ही क्या है? प्यूपिल है, तो प्यूपिल का साइज बढ़ गया। ये रिलैक्स हो गई तो बीच का स्पेस घट गया, मतलब प्यूपिल का साइज घट गया। अब ये काम कैसे कर रही है और क्या काम है इनका? देखिए, ये जो बीच का प्यूपिल होता है इसी से लाइट पास होती है अंदर की ओर। अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है, उस लेंस की ओर लाइट जाती है।
तो कितनी लाइट आपकी आईज के अंदर एंटर करे ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ प्यूपिल क्या होगा। ठीक है, तो लाइट को कंट्रोल करना, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, ये काम है प्यूपिल का। कि अगर प्यूपिल का साइज बड़ा है तो ज्यादा लाइट एंटर होगी, प्यूपिल का साइज कम है तो कम लाइट एंटर होगी। अब प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना ये काम आइरिस का है ना। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो साइज बढ़ रहा है, रिलैक्स हो रही है तो साइज घट रहा है, राइट। तो जब प्यूपिल का साइज बढ़ाना है, प्यूपिल का साइज बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और घटाना है तो रिलैक्स हो जाएगी। इस तरीके से बेसिकली काम होता है। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि आइरिस का काम होता है प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना, और प्यूपिल का काम होता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर करेगी आई के अंदर उसे कंट्रोल करना। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा होता क्या है, जैसे आप एक अंधेरे रूम में हैं, ठीक है, या अचानक से लाइट आ जाए, लाइट गई हुई है, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट आ जाए, तो आपकी आईज के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट का रोशनी आ जाती है और उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है अचानक से, है ना, थोड़ी देर के लिए। फिर धीरे धीरे आपको नॉर्मल सब नजर आने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब लाइट गई हुई है ना, तो लाइट ने अब आपकी आईज ने, ठीक है, बेसिकली आइरिस जो हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हो चुकी हैं कि जो अंधेरे में जितनी भी हल्की फुल्की रोशनी आ रही है उसके हिसाब से आपको कुछ दिखा सके। तो इसलिए जो अपर्चर है, वो जो प्यूपिल है, वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, मतलब प्यूपिल जितना खुल सकता था उतना खुल चुका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंधेरे में जो भी थोड़ी बहुत लाइट आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा एंटर कर सके और आपको अंधेरे रूम के अंदर चीजें दिखाई दे सके, हल्की फुल्की से लेकिन दिखाई दे सके। ठीक है, फिर अचानक से लाइट आ गई। अब क्योंकि लाइट आ गई है तो पूरे घर में रोशनी हो गई है, और बहुत ज्यादा रोशनी, क्योंकि प्यूपिल का साइज बढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा रोशनी एंटर करेगी अब प्यूपिल के अंदर, राइट। तो बहुत ज्यादा रोशनी होने की वजह से क्या होगा कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे अगर आप कैमरा देखो, कैमरा में आप देखते हो ना, आप एक्सपोजर कंट्रोल करते हो। जब एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे, आपने एक्सपोजर बढ़ा दिया, ठीक है, व्हाइट बैलेंस बढ़ा दिया, तो क्या होता है, वो जो अपर्चर है कैमरे का वो बढ़ जाता है और उससे ज्यादा लाइट एंटर कर पाती है और ज्यादा ब्राइटनेस नजर आती है। बेसिकली होता है इस तरीके से। तो सेम ही काम आपकी आईज में होता है। ज्यादा व्हाइट लाइट एंटर करती है तो फिर बहुत ज्यादा अचानक से रोशनी हो जाती है और कुछ साफ साफ नहीं दिखा रहा होता, एकदम से व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है। फिर जैसे ही ज्यादा लाइट एंटर करती है तो आईज अपनी आप को एडजस्ट कर लेती हैं और प्यूपिल का साइज छोटा कर देती हैं, ताकि नॉर्मल आपको अब दिखाई दे सके। तो कम लाइट फिर एंटर कर पाती है। समझ में आया? फिर मान लीजिए अब लाइट है और लाइट चली गई, तो फिर क्या होगा, लाइट चली गई, अब अंधेरा हो गया, तो अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जो हल्की फुल्की रोशनी है रूम के अंदर, वही रोशनी ज्यादा अमाउंट में आ जाए, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा प्यूपिल का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आइरिस और प्यूपिल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, ताकि लाइट जो है उसे रेगुलेट किया जा सके, उसका अमाउंट रेगुलेट किया जा सके। इसके बाद जब लाइट एंटर करती है प्यूपिल से, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज सिलियरी मसल्स एंड लेंस। ठीक है, जैसे आइरिस और प्यूपिल एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वैसे सिलियरी मसल्स एंड लेंस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। क्या होता है, देखो लेंस तो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें एक एबिलिटी होती है कि ये क्रिस्टलाइन सा होता है, मतलब थोड़ा सा जेल लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, ये अपनी जो शेप है उसे चेंज कर सकता है, अपनी मोटाई को घटा बढ़ा सकता है। तो अगर ये मोटा हो जाएगा तो ये ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर पाएगा। कन्वर्ज का मतलब लाइट को एक जगह इकट्ठा कर पाना, ठीक है। अगर ये थोड़ा पतला होगा तो लाइट दूर तक जाकर इकट्ठी होगी, ये ज्यादा मोटा होगा तो लाइट पास में इकट्ठी हो जाएगी, है ना। तो लाइट को अगर दूर भेजना है तो जो लेंस है इसे थोड़ा पतला होना पड़ेगा, लाइट को अगर पास लाना है तो इसे मोटा होना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जिंग पावर है। पर लेंस जो कन्वर्ज कर पा रहा है, लाइट को जो फोकस कर पा रहा है, वो किसकी वजह से कर पा रहा है? आप देखिए, आप जब पास की चीजें देखते हैं आप तब भी उसे साफ साफ देख पाते हैं, आप दूर की चीजें देख रहे हैं आप तब भी साफ साफ देख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेंस है वो दूरी के हिसाब से अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, और इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये जो आई की एबिलिटी है
कि दूर के हिसाब से भी, पार के हिसाब से भी, पास के हिसाब से भी अपनी जो फोकल लेंथ है लेंस की उसे एडजस्ट कर पाता है, ये एबिलिटी कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पर ये अकेले थोड़ी कर पाता है लेंस, ये कर पाता है सीलियरी मसल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सीलियरी मसल्स की हेल्प से। ठीक है, ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? जिस तरीके से आइरिस कंट्रोल कर रहा था ना साइज को, ऐसे ही सीलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जब ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो ये खींच देती हैं लेंस को। ठीक है, ये लेंस को खींच देती हैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी। खींचने से क्या होगा? लेंस पतला हो जाएगा। ठीक है, और लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी और लाइट थोड़ी दूर तक जा पाएगी, दूर पे जाके फोकस हो पाएगी। फिर जब वो एक्सपेंड कर जाएंगी सीलियरी मसल्स तो लेंस छोटा हो जाएगा और उससे उसका साइज जो है मोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लंबा है, ठीक है, लेकिन पतला है, फिर इसका साइज लंबाई में तो छोटा हो गया लेकिन अब मोटा हो गया। और जैसे ही सीलियरी मसल्स एक्सपेंड होती हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है लेंस का और इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, तो जो लाइट आ रही होती है वो थोड़ी पास में आके फोकस हो जाती है। तो इस तरीके से किसी भी चीज को एडजस्ट, किसी भी चीज के हिसाब से जो आईज हैं वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है और इसे बोल देते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। राइट, अब आप देखेंगे कि इसके बाद बीच में एक खाली सा स्पेस है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इसे बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और ये जो ह्यूमर है, ये जो फ्लूइड है, ये लेंस को, ये आपकी आई को एक शेप देता है। ये जो आपकी आई गोल है, इस आई की शेप को मेंटेन रखता है ये विट्रस ह्यूमर। इसके बाद ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है विट्रस ह्यूमर। इसके बाद जो लेयर आती है, ठीक है, ये एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम स्क्रीन भी बोल सकते हैं और इसे बोलते हैं हम रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। देखिए, रेटिना जो है वो कई सारे फोटो सेंसिटिव सेल्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, और ये लाइट को सेंस करने वाले सेल्स होते हैं। तो जैसे ही लाइट आपकी आईज पर पड़ती है, राइट, जैसे ही लाइट आपकी आईज पर पड़ती है तो वो लेंस से होते हुए सीधी जाती है रेटिना पर और रेटिना पर फोकस हो जाती है, एकदम शार्प इमेज बनती है। और जैसे ही लाइट रेटिना पर पड़ी तो रेटिना के जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं वो उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उन्हीं के पीछे जस्ट जुड़े हुए होते हैं नर्व सेल्स। क्या जुड़े होते हैं? नर्व सेल्स, ऑप्टिक नर्व सेल्स। ऑप्टिक मतलब लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो जो फोटो सेंसिटिव सेल्स ने चीजें ली हैं उसके हिसाब से इमेज बनाई है, और ये किसका पार्ट है? रेटिना का पार्ट है। उसके हिसाब से उस पर एक इमेज बनी है। तो इमेज बनते क्या होता है कि आप वो जो लाइट है वो उस सिग्नल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से, और फिर वो सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक। अच्छा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज बनती है उल्टी, रियल इमेज बनती है एंड उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। पर ये जो इमेज बनी इसका सिग्नल जाता है आपके ब्रेन तक और ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है और फिर वहां पर जो इमेज है उसे सीधा करके आपको नजर आता है। तो ब्रेन की ही वो पूरी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, कहीं आप सोचें कि इमेज तो उल्टी बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें दुनिया सीधी कैसे दिखाई दे रही है? तो वो एक नजरिया है। ठीक है, वो वहां पर ना ब्रेन में हम हर चीज को सीधा ही सोचते हैं। समझ में आया? तो वो प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। ये है पूरा का पूरा आपका ब्रेन। यहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट और रह गया। देखिए, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होता। मतलब कि अगर वहां पर किसी भी तरह की लाइट पड़ती है तो आपको वहां पर कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यह है एक टिपिकल ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ह्यूमन आई है और आप जानते हैं कि आज की डेट में आईज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चे को भी चश्मा लग जाता है। खैर, हमारी तो ऑब्वियस रीजन की वजह से चश्मा लगा हुआ है, बट ठीक है, कई ऐसे भी देखे होंगे जिनके चश्मा पूरी लाइफ टाइम तक नहीं लगता। तो ये चश्मे लगते क्यों हैं, ये स्पेक्स लगते क्यों हैं, आखिर आई के अंदर ऐसी कौन सा डिफेक्ट आ जाता है वो हम जानेंगे। तो आई के अंदर बेसिकली आपके चैप्टर में 4 डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया। क्या है? मायोपिया। इस मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नियर साइटेडनेस। मतलब कि नियर का मतलब हो गया पास का, साइटेडनेस मतलब देखना।
तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर पास की चीज तो साफ साफ दिखाई देती है। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर पास की चीज साफ साफ दिखाई देती है, बस दूर की चीज धुंधली दिखाई देती है, दूर की चीज नहीं देख पाते। तो इसमें क्या है कि नियर पॉइंट तो एकदम सही है, बस फार पॉइंट कम हो गया है। अच्छा, नियर पॉइंट क्या होता है? देखिए, नियर पॉइंट होता है एक मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आप विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी पेन आप किसी भी चीज को अच्छे से देख सको, रीड कर सको। ठीक है, और ये एक अडल्ट ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है आपसे कि कई बच्चे देखे होंगे ऐसे पढ़ रहे होते हैं किताब, है ना, तो उन्हें मना किया जाता है कि आप बुक को नीचे डेस्क पर रखो, टेबल पर रखो और फिर स्ट्रेट होकर पढ़ो, ताकि आपकी आईज और बुक्स के बीच में मिनिमम 25 सेंटीमीटर का गैप रहे। क्योंकि नियर पॉइंट तो आप नॉर्मल आई के लिए वही है, अदरवाइज आप थोड़ा पास में रख के पढ़ोगे तो आपकी आईज पर स्ट्रेन होगा, थोड़ा सा उस पर जोर पड़ेगा, है ना, जिससे कि आपकी आईज में धीरे धीरे पेन होने लगेगा। तो इस चीज से बचने के लिए एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और ये 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फिर एक होता है फार पॉइंट, और वो फार पॉइंट होता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आप क्लियरली देख सकें। और एक नॉर्मल आई के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो तो इन्फिनिटी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर है आप उसे साफ साफ देख सकते हैं, साइज ही तो थोड़ा छोटा हो जाता है ना, आपको थोड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन देखते तो आप क्लियरली हैं। आप मून है, मून को आप साफ साफ देख सकते हैं, बस वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल मून तो बहुत बड़ा है ना। तो क्लियरली जहां तक देख सकते हैं वो होता है फार पॉइंट, और एक नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है। तो एक मायोपिया में क्या हो रहा है, आपको पास की चीज दिखाई दे रही है, दैट मीन्स आपका नियर पॉइंट एकदम सही है, एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां है, आपको दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही, दैट मीन्स आपका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से घटकर कम हो गया है। ठीक है ना, वो आपका इन्फिनिटी से घटकर कम हो गया है। समझ में आया? राइट, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब ये जो प्रॉब्लम है मायोपिया की, ये होती क्यों है? देखिए, आप पहले इमेज देखिए मायोपिया की, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मायोपिया में होता क्या है, इमेज जो है वो रेटिना पे बनने के बजाय थोड़ा उससे पहले, उससे पास में बन जाती है। ठीक है ना, देखिए, रिलेट करना है, याद करना है, तो आपको ये ट्रिक याद रखिए। मायोपिया, ठीक है, मतलब कि नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस मतलब कि पास में देखना, पास का दिखाई देना। और पास का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इमेज पास में बन रही है, क्योंकि इमेज पास में बन रही है। किसके पास में बन रही है? लेंस के पास में बन रही है। ठीक है, रेटिना से पहले बन रही है, इसलिए आपको ये सारी चीजें रिलेट करके याद रखनी पड़ेंगी और नॉर्मली ये याद हो जाएंगी। समझ में आया? तो मायोपिया वो कंडीशन होती है जिसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। समझ में आया? सिंपल सा। अब क्योंकि इमेज पास में बन रही है, ऐसा बन क्यों रहे? देखिए, बननी तो चाहिए थी कहां पर? बननी तो चाहिए थी रेटिना पर, लेकिन बन रही है उससे पहले। दैट मीन्स दो चीजें हो सकती हैं। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? दो कॉज हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि आपकी जो आई है वो राउंड टाइप की है ना, तो ये अगर उसका रेटिना पार्ट है तो इमेज अगर नॉर्मल होती तो इमेज एकदम रेटिना पर बन रही होती, है ना, फोकस हो रहा था यहां पर मायोपिया में पहला केस क्या हो सकता है कि इमेज जो इस पॉइंट पर बननी थी वो इमेज तो वही बन रही है, लेकिन आपकी आई जो है वो इलोंगेट हो गई है। आपकी आई जो है वो इलोंगेट हो गई है, पहले वो ऐसी थी, ठीक है, राउंड थी, तो इस पॉइंट पर बन रही थी। ठीक है, यहां इमेज बन रही है इस पॉइंट पे, पर अब क्योंकि आई आपकी इलोंगेट हो गई है तो ये यहीं बन रही है इमेज, बट आई जो है इलोंगेट, लंबी होने की वजह से थोड़ी पीछे खिसक गई है, तो रेटिना भी पीछे खिसक गई है ना, लंबी हो गई तो रेटिना थोड़ी पीछे खिसक गई है। मतलब फोकस एकदम सही है, फोकस जहां होना था वहीं सही है, लेकिन आई का जो साइज है वो कहते हैं लेंथ में बढ़ गया है, वो इलोंगेट हो गई है। तो पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो कि आपकी आई बॉल एकदम सही हो, जैसी है वैसी हो, पर जो लेंस लगा हुआ है इसके अंदर, उस लेंस का होना ऐसा चाहिए था, लेकिन अब वो ऐसे हो चुका है। मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है, कर्वेचर है, वो बढ़ चुका है। और कर्वेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि जो लाइट है वो पास में जाके क्या था, फोकस हो जाती है ना। जितना ज्यादा कर्वेचर होता जाएगा लाइट और पास आती जाएगी, ठीक है ना। जो दूर
फोकस हो रही थी अब वो पास में फोकस होगी, तो वो आगे की ओर खिसक आई है। समझ में आया? ये दो रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से मायोपिया हो सकता है। अब मायोपिया तो हो गया, चलो करेक्ट अप कैसे किया जाए। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि जो फोकस है वो आगे की ओर शिफ्ट हो चुका है किसी भी रीजन से, चाहे आपकी जो क्या स्क्रीन है वो पीछे चली गई है, रेटिना है जो पीछे खिसक गई है इलोंगेशन की वजह से, या फिर कर्वेचर की वजह से फोकस ही आगे खिसक गया है। दोनों ही केस में हमें करना क्या है इसे फिक्स करने के लिए कि ये जो इमेज पहले बन रही है वो बननी चाहिए रेटिना पर, तो इसे हमें थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा। और आगे खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का काम ही होता है आगे खिसकाना, ठीक है, लाइट को बिखेरना। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज कर लेते हैं फॉर इट्स करेक्शन। तो जब हम एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो नॉर्मली जहां पर मायोपिया में बननी चाहिए थी वहां से ना बन के लाइट वो थोड़ी सी डाइवर्ज होकर जाती है, तो वो आगे खिसक जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा चेकअप करा के पावर सेट करवा के तब चश्मा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज करके मायोपिया को करेक्ट अप कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात होगी क्लियर, राइट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे डिफेक्ट की तरफ। वो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को दूसरे नाम से जानते हैं फार साइटेडनेस। किस नाम से? फार साइटेडनेस। फार का मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब दिखाई देना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मायोपिया का उल्टा है। फार साइटेडनेस में आपको दूर का दिखाई दे रहा है साफ साफ, लेकिन पास का आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। समझ में आया? ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। और यहां पर आप एक हाइड्रोमेट्रोपिक आई का स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इमेज रेटिना से दूर बन रही है, दूर बन रही है इसीलिए दूर दिखाई दे रहा है, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इमेज रेटिना से दूर बन रही है, इस वजह से दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही। समझ में आ गया, ठीक है। और इसीलिए इसे बोलते हैं फार साइटेडनेस। अच्छा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। देखो, मायोपिया जो है वो लिखने में छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया लिखने में बड़ा है। तो मायोपिया जो छोटा है वो पास, उसमें पास की चीजें साफ साफ दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया जो बड़ा है उसमें दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। समझ में आया? थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक है, जो सिली सी ट्रिक है लेकिन काम कर जाती है। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो दूर बन रही है रेटिना से, इस वजह से दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर ये इमेज दूर बन क्यों रही है, रेटिना पर क्यों नहीं बन रही है? इसके भी दो कारण हो सकते हैं। पहला कॉज तो हो सकता है ये कि जो आई बॉल है, ठीक है, उसका साइज छोटा हो गया हो। ये आई बॉल इतनी थी, इसका साइज अब छोटा हो गया, ठीक है जी। मान लो ऐसे है ये आई बॉल और इसका साइज अब छोटा हो गया। तो पहले इमेज जो है वो रेटिना पर नॉर्मली वो यहां बन रही थी रेटिना पर अब इमेज वही बन रही है क्योंकि लेंस में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आई का साइज छोटा हो गया है। तो देख रहे हैं ना, जो आपका रेटिना है वो आगे की ओर खिसक आया है, ठीक है, लेंस की ओर खिसक आया है, जबकि फोकस उसका वही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो रेटिना से दूर बन रही है। तो इसमें क्या हुआ है, साइज छोटा हो गया है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, आई बॉल का साइज वैसा ही हो लेकिन जो लेंस है, ठीक है, वो पतला हो गया हो, लेंस जो है वो पतला हो गया हो, ठीक है। और अगर ये पतला हो गया तो ये लाइट को थोड़ी दूर जाकर फोकस करेगा, है ना। पतला होने का मतलब है दूर जाकर फोकस करना, मोटा होने का मतलब है पास फोकस करना। तो अगर ये लेंस नॉर्मल से ज्यादा पतला हो गया तो ये दूर फोकस करेगा, रेटिना से दूर फोकस करेगा, और इस वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। दोनों ही केसेस में रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। तो अब इसे करेक्ट अप कैसे किया जाए? तो हमें पता है कि जो फोकस है वो दूर हो रहा है, इमेज जो है वो दूर बन रही है और हमें उसे पास में बनाना है। और अगर हमें पास बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो हम इसे फिक्स करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं और इससे थ्रू जब लाइट पास ऑन होती है तो इमेज जो है वो आपकी रेटिना पर बनने लगती है और आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। आई होप आपको हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हो गया।
इसके बाद जो तीसरा आता है डिफेक्ट, दैट इज प्रेसबायोपिया। क्या है? प्रेसबायोपिया। अब देखिए, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होती है, ठीक है। कब होती है? ओल्ड एज में, बुढ़ापे में होती है। और होता क्या, देखिए बुढ़ापे में ना सारे ऑर्गन ही धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, सारे ऑर्गन अपना काम करना धीरे धीरे ग्रेजुअली बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो आईज हैं वो भी ग्रेजुअली वीक हो जाती हैं। और आईज का वीक होने का मतलब होता है कि जो आपकी सीलियरी मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। और जब ये धीरे धीरे वीक हो जाती हैं तो फिर ये फोकस नहीं कर पाती हैं ढंग से, है ना, ये फोकस नहीं कर पाती हैं ढंग से। तो क्योंकि ये वीक हो चुकी हैं और ये फोकस नहीं कर पा रही हैं, तो इस वक्त क्या होता है कि आपको पास की जो चीजें हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई देती। क्या होता है? पास की जो चीजें हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई दे जाती हैं, पर ये पास की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई दे पाती। क्योंकि नॉर्मली तो आई जो है, आई का लेंस है वो दूर के हिसाब से फिक्स्ड होता है। मोस्ट ऑफ द केस में आप दूर की ही चीजें देख रहे होते हैं, पास की चीजें आप बहुत कम देख रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो लेंस है वो दूर के हिसाब से फिक्स्ड होता है, ठीक है। वो जो सीलियरी मसल्स हैं वो जब खींचती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो वो ज़्यादातर पास की चीज़ों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती हैं, ठीक है। समझ में आया? नॉर्मली वो दूर की चीज़ों के लिए ज़्यादा फिक्स्ड होती हैं। तो जब सीलियरी मसल्स वीक हो गई, दैट मीन्स दूर की चीज़ तो दिखाई दे जाएगी क्योंकि नॉर्मली उसी के लिए फिक्स्ड है लेंस, कर्वेचर जो है उसी के लिए फिक्स्ड है। लेकिन जब पास में देखना होगा तो क्योंकि सीलियरी मसल्स वीक हो चुकी हैं तो वो ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाएगी कर्वेचर को, और फिर पास की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं दे पाती। और इस केस को हम बोल देते हैं प्रेसबायोपिया। हालांकि कई बार क्योंकि मसल्स वीक हैं, ठीक है, सीलियरी मसल्स वीक हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूर की चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूर की चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं। और उस केस में जब न पास की दिखाई दे रही है ना दूर की दिखाई दे रही है, तो फिर एक इलाज बचता है करेक्ट अप करने का, और वो होता है, कॉज समझ में आ गया ना आपको, कि वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, ठीक है। ये जो प्रेसबायोपिया है वो हो रहा है वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स की वजह से, ठीक है। यहां पर कोई दो रीजन नहीं है, एक ही रीजन है, ओल्ड एज में वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, ये इसका रीजन है। तो अगर ऐसे करेक्ट अप करना है कि ना दूर का दिखाई दे रहा है ना पास का दिखाई दे रहा है, तो आपने ऐसे चश्मे देखेंगे जिसमें दो लेंस लगे होते हैं एक ही में, मतलब ऊपर का अलग सा होता है और नीचे ऐसे राउंड सा एक अलग सा होता है, देखा होगा ना। देखिए इस तरह का एक चश्मा देखा होगा आपने। तो इसमें होता क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो दूर का फिक्स करने के लिए होता है, ठीक है, कि आपको दूर का साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो दूर का साफ साफ दिखाई दे इसलिए क्या किया जाता है, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जाता है। ऊपर वाले में एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जाता है, और नीचे वाला होता है पास का साफ साफ दिखाई दे, इसलिए एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया जाता है नीचे। तो आपने देखो कई बार ऐसे देखा होगा कि जिनके लगे होते हैं ना बाइफोकल, इस तरह के लेंसेज को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो इस तरीके के बाइफोकल लेंस लगे होते हैं, तो वो इस तरीके से ज्यादातर चश्मा पहनते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब उन्हें दूर का देखना होता है तब तो वो ऐसे ऊपर वाले एरिया से ऐसे देख रहे होते हैं, पर जब उन्हें पास की चीजें पढ़नी होती हैं तो वो ऐसे नीचे करके देख रहे होते हैं, ठीक है। आपको दूर का, जैसे दूर का देख रहे हैं तो ऐसे देख लिया, पास का देखना है तो नीचे करके ऐसे देख लिया। तो इससे सेम जगह पर रखकर उन्हें साफ साफ दोनों चीजें दिखाई दे जाती हैं। अदरवाइज जब वो नीचे का देखना चाहेंगे तो फिर पास का देखना चाहेंगे तो उन्हें ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से पहनते हैं। आई थिंक आपको प्रेसबायोपिया हो गया क्लियर कि प्रेसबायोपिया को करेक्ट अप करने के लिए चाहिए बाइफोकल लेंसेज। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं हम चौथी कंडीशन के बारे में। देखिए अब तक तो आपको धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन दिखाई दे रहा था। अब ये जो चौथी कंडीशन है इसमें दिखाई देना ही बंद हो जाता है। इसे कहते हैं कैटरैक्ट। क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। अब ये जो मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, ये होता कैसे है? देखिए आपने अंडा देखा होगा, एक कच्चा अंडा अगर कभी फोड़ा हो आपने तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक येलो वाला पार्ट होता है और एक कलरलेस वाला पार्ट होता है ना। फिर अगर उसी अंडे को आपने फोड़ा, पकाया है, उबाला है, ठीक है,
तो वो जो कलरलेस वाला पार्ट होता है वो वाइटिश हो जाता है, येलो वाला पार्ट येलो ही रहता है, लेकिन वो जो कलरलेस जो था कच्चे में वो वाइट हो जाता है एकदम, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि किसी रीजन की वजह से, वैसे उस केस में तो हीट की वजह से वो डीनेचर्ड हो जाता है। वो जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कलरलेस क्या होता है, प्रोटीन होता है, और वो हीट पर डीनेचर हो जाता है। डीनेचर की वजह से वो वाइटिश हो जाता है, उसका वो जो कलरलेस स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो आईज हैं उसमें ज़्यादातर पार्ट वो ट्रांसपेरेंट वाला है, एक्वस ह्यूमर हो गया, या आपके जो सबसे बाहर की लेयर है कॉर्निया ये हो गई, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो जब इससे यूवी रेज या कोई और रीज़न भी हो सकता है जिससे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होने लगता है, और फिर उसी प्रोसेस के थ्रू जैसे अंडे में हुआ था कि वो वाइटिश होने लगा था, उसी तरीके से आपकी आइज में भी वो वाइट धीरे धीरे प्रोटीन बनने लगता है। और जैसे जैसे वो वाइटिश होता जाता है लाइट ब्लॉक होती रहती है, क्योंकि लाइट तो उससे पार नहीं हो पाएगी, और फिर देखना बंद हो जाता है। अब इस कंडीशन के लिए आपने कई बार देखा हो कि मोतियाबिंद का इलाज सरकार फ्री कैंप के थ्रू कर रही है ना, या कई हॉस्पिटल फ्री कैंप के थ्रू मोतियाबिंद का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, वो सब सही है, पर एक्चुअली क्या होता है ना कि कहीं पर प्रो है तो कहीं पर कॉन्स भी होते हैं। वो फ्री कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर केस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हॉस्पिटल ऐसे ही करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि वहाँ ना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीख रहे होते हैं। ऐसे फ्री कैंप्स लगा के ना जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिस कराई जा रही होती है, मतलब सीख तो वो ऑलरेडी चुके हैं, बस वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए जब आपसे फॉर्म भराया जाता है ऐसे केसेस में कि आपका नंबर आएगा और वो सब करके, तो उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई अनहोनी हो जाती है कि आपको ना दिखाई दे या जो ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल रहता है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है, उनकी कोई नहीं बनती। समझ में आया? पर ठीक है, वैसे भी तो कैटरैक्ट जब था तो दिखाई देने वाला नहीं था। पर चलिए, तो ये जो है ये आइज की डिजीजेज हैं, हम इन्हें डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, डिजीज तो नहीं, डिफेक्ट्स हैं जो कि करेक्ट अप किए जा सकते हैं। यहां तक आपका चैप्टर जो है हाफ कंप्लीट हो गया। ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो हाफ कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो कल अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, या आपकी कुछ सजेशन हो, ठीक है, तो प्लीज़ पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा एंड तक देखिएगा, है ना। वैसे तो आप यहाँ तक देख रहे हो तो एंड तो हो ही चुका है। और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को जो और पास और स्कूल्स के बच्चे हों जिन्हें आप जानते हो, जिनके लिए यूज़फुल हो सकती हैं वीडियो, उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि हम भी ग्रो कर सकें आपके साथ साथ, और आपके वेल विशिंग के लिए, आपके लिए काम करेंगे। तो मिलते हैं आगे की एक वीडियो में, सेकंड पार्ट में इसके। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। थैंक यू।